या यहाँ पे इसके अंदर कृष्णा रेपो के अंदर मैं एक डेटा एनालिटिक्स की क्लास बना देता हूँ। याद रखना सब आप लोग, ठीक है? कृष्णा रेपो के अंदर है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्लासेस बन गए हैं तो दिस इज लिटिल हेक्टिक। और आई जस्ट वांट क्रिएट अ फोल्डर। इसका नाम रखूंगा वीकडेज, सॉरी वीकेंड। डेटा एनालिटिक्स 10 AM। हाँ जी, 10:30। अरे नहीं, 10 ही मानो, तुम लोगों को पढ़ा दूंगा मैं, एडप मत, ठीक है? 4/11 2023 को स्टार्ट हुआ ये, ठीक है? मैं यहाँ से जुपिटर लैब को लॉन्च करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे CMD लिख के जुपिटर लैब लिखना पड़ेगा, है ना? चलो, मैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन है। ज्वाइन का मैसेज डाल दिया ना ग्रुप में? दोनों ग्रुप में डाल दिया है? नए वाले में, पुराने वाले? नया वाला, अच्छा। पुराने वाले में भी डाल दो एक बार। ओके, तो गाइज देखो, मैं यहाँ पे एक पाइथन की फाइल बनाता हूँ, जुपिटर लैब की फाइल सेव करता हूँ, रीनेम करने का ऑप्शन आएगा और इसका नाम रख दूंगा स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो इस इस नाम से मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है? इसके अंदर हम जो थोड़ी सी स्टैटिस्टिक यूज होने वाली है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या क्या पढ़ना है उसको देख लो। पहले आप लोगों को पढ़ना है इसके अंदर पढ़ना है आप लोगों को एवरेज। एवरेज 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है, एवरेज को ही मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन, ठीक है? यहाँ पे आपको होता है अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है? फिर उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन 2 तरीके के होते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, तब आप लोगों को एप्लीकेशन नहीं पता था, अब हम बताने जा रहे हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन है। तो ऑड टर्म मीडियन होता है और इवन टर्म मीडियन होता है, ऑलराइट? उसके बाद मोड की बात करते हैं। मोड जो होता है वो भी 2 तरह के होते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड, ठीक है? इतना तरीके के होते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स Q1, Q2, Q3 3 तरीके के होते हैं। ये सब मैं बताऊंगा क्या होता है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना, वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ा रहे थे, बस थोड़ा सा अप्रोच फास्ट रहेगा, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी 4 महीने पाइथन पे दे चुके हैं हम, है ना? अब ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है? हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना था, करना मेरा काम था, करा मैंने। ऑलराइट, आगे देखते हैं। क्वांटाइल के बाद आता है आपका नॉइज, ठीक है? और नॉइज को ही कहते हैं आउटलायर, ठीक है? और इसी को और भी कुछ कहना चाहो तो कह लो एरर, ठीक है? तो इसमें
होता है मीन ट्रेंड और मैक्स ट्रेंड। तो ये अपने अंदर कुछ फॉर्मूलाज कंटेन करते हैं, क्योंकि हमें कुछ निकालना था। मैं लिख देता हूँ अभी के लिए। दिस इज एक एक और चीज पढ़ना होता है इससे पहले, जिसको कहते हैं IQR। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर क्वांटाइल रेंज, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, ठीक है, या Q2, ऐसा करके होता है, मतलब रेंज निकालना, ठीक है। ओके, यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखते हैं। मैक्स ट्रेंड होता है Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई, और इसमें हमारा IQR को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब Q3 माइनस Q1, ये IQR है, ठीक है। ये बस इतना IQR है। और ये पूरा मीन ट्रेंड निकालने का, सॉरी गलती हो गई यार, Q1 माइनस, हाँ अब ठीक, ये गलती हो गई। मैक्स ट्रेंड इसका जस्ट उल्टा है। इसमें जैसे Q1 के पीछे देखा जा रहा है, इसमें Q3 के आगे देखा जाएगा। ये क्या है हम बताएंगे, अभी नहीं, सही वक्त पे। और उसके बाद हम बस स्टैटिस्टिक में इतनी ही बातें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम चला लिए, ये हमारा चल रहा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग से मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग से मतलब मैं समझना चाहूंगा पहले कि वो क्या है। ओके, तुमने डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में ये देखा है? SQL में देखा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? नहीं, अगर तुम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हो तो मैं AI में बताता हूँ ये। हाँ, अब क्योंकि डेटाबेस भी AI बेस्ड आ गए हैं कुछ कुछ, जो अपने आप ही डेटा को प्रिडिक्ट करके इन्हीं सब का यूज करके फिल कर देते हैं डेटा को, y = mx + c। तो हाइपोथेसिस की जो बात करूँ मैं AI में बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, जब वो आएगा तो मैं बता दूंगा, याद दिलाना एक बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने भी नहीं पढ़ा डेटा एनालिटिक्स में। हाँ, ये अलग बात है कि डेटा एनालिटिक्स जिसको आता है उसी को मशीन लर्निंग और AI आता है। तो ये पार्ट है उसका। हो सकता है उस बंदे ने जहां से तुम पढ़ रहे हो पहले ही इस बात को बता दिया। हम्म, ओके, देख लेंगे हम, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ पे अगर बताने लायक होगा तो बता देंगे, लेकिन हम ऐसे ही बता रहे हैं कि सबको समझा पाए, ठीक है। चलो, ओके, अब जो है आगे देखते हैं। मीन की बात करते हैं पहले। मीन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। तो क्या आखिर इनका यूज है वो समझते हैं। सपोज करो एक क्लास है हमारे पास। ये लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम हो रही थी, अभी भी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या है प्रॉब्लम। इट इज रियली हेक्टिक। देखो, यहाँ पे मान लो कि कुछ बच्चे हैं। ये एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है, ये 4 बच्चे, ठीक है। और ये सब जो हैं वो एक क्लास है, क्लास स्कूल का क्लास, ठीक है, 10th क्लास उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आके बाहर से बोले कि भाई इस क्लास का हाइट का एवरेज क्या है, रेंज क्या है, या एवरेज क्या है, इस क्लास की हाइट क्या है, ऑन एन एवरेज हर बच्चे की क्या होगी हाइट, तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर मैं इसका डेटा कुछ ऐसे दे दूं, ये 3 फीट का है, ये 6 फीट का है, ये सॉरी ये 4 फीट का है,
ये 6 फीट का है, ये 3 फीट का है और ये 5 फीट का है। तो सबको जोड़ के आप 4 से डिवाइड कर दोगे, यही तो करोगे, यही आपका एवरेज है। ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तो स्टैटिस्टिक बहुत एक्यूरेट होके चलता है। स्टैटिस्टिक कभी नहीं कहता कि ये भी एवरेज एक ही जैसा है जो हम दूसरा एवरेज बताएंगे। स्टैटिस्टिक हर सिनेरियो के लिए अलग अलग फॉर्मूला इख्तियार करके चलता है, बना के चलता है। ओके, क्या है इसका मतलब? सर हम देखेंगे तो जो हमारा 10th क्लास का ऑन एन एवरेज हाइट होगा उसमें ज्यादा गैप नहीं होगा, उसमें 2 फीट 3 फीट इतना ही का गैप होगा, इससे ऊपर का नहीं जाएगा। मतलब सब डेटा एक रेंज में होगा, और वो रेंज जो हमारा एक्चुअल डेटा है उससे 2x से ज्यादा वेरी नहीं करेगा। कितने से? 2x से ज्यादा वेरी नहीं करेगा। मतलब मान लो इस क्लास की जो मिनिमम हाइट है वो 4 फीट, मिनिमम हाइट 3 फीट है, तो 6 फीट हो गया। ऑन एन एवरेज लेके चलते इसको 6 को, ये मान लेते हैं कि बहुत बड़ा हाइट है। ठीक है, तो इसका ऑन एन एवरेज 12 फीट होगा। 12 फीट से ऊपर सर कोई बंदा का हाइट नहीं होगा इस क्लास। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम इस तरह के एवरेज को निकालेंगे ही नहीं, दिस इज रॉन्ग। हम इसकी जगह पे एक अलग तरह का एवरेज निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। वन सेक। यस। हाँ गाइज, तो ज्योमेट्रिक मीन की हम बात कर रहे थे, है ना। ज्योमेट्रिक मीन उस केस में निकालेंगे जब हमारा जो रेंज है वो 2x से ज्यादा वेरी करने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, रेंज तो ऐसा समझ लो कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका डबल की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के डबल की बात करें, तो डेटा एक क्लास में 10 डेटा एनालिटिक्स को बैठाऊंगा ना, तो 10 का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है डेटा को लेकर। वो उनसे पूछना पड़ेगा भाई तुमने ये डेटा पॉइंट क्यों लिया। जैसे मान लो मैं इस क्लास का अगर हाइट लेके चलूं, तो मैं इस बंदे को लेके चल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इसकी हाइट 6 फीट है, तो 12 फीट से ऊपर को कोई डेटा अगर आएगा तो हम इसमें कौन सा मीन, ये वाला मीन नहीं निकालेंगे, और इस मीन को कहते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या नहीं करेंगे? इस मीन को नहीं निकालेंगे। अगर कोई भी डेटा इससे ज्यादा ऊंचा हाइट का हो गया, मतलब मान लो ये 13 फीट का हो गया बंदा, तो अब इसमें हमारा अरिथमेटिक मीन नहीं निकालेंगे, ये कहता है। समझ में आ रही बात? तो एक बंदा हो सकता है तुम जैसे डेटा एनालिटिक्स हुए, ठीक है, तो तुमने क्या बोल दिया कि भाई मैं तो 3 फीट के हिसाब से चलूंगा, 6 फीट से ऊपर का बंदा मैं नहीं इंटरटेन करूंगा एवरेज में। ठीक है, तो तुम्हारा भी अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तुम उसको एक्सप्लेन करोगे क्यों ऐसा किया भाई। ठीक है, उसी तरह से कोई और होगा वो इसको लेके चलेगा, बोलेगा कि हिंदुस्तान की जो हाइट होती है 4 फीट है मैक्सिमम एवरेज ऑन एन एवरेज। उसने भी तो डेटा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स एक ही दिन थोड़ी ना कुछ आके कैलकुलेट करेगा, वो प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस लेके आया होगा ना। तो वो एक्सपीरियंस जो लेके आया वो कहीं ना कहीं तो देखा हिंदुस्तान की एवरेज हाइट 5.5 फीट है, उसके बेसिस पे वो लेके चल रहा होगा कि भाई हम 18 फीट के बंदे को एंटरटेन नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? तो डेटा एनालिटिक्स टू डेटा एनालिटिक्स ये वेरी करे। ठीक है, अब चाइना के लोग हैं 4-4 फीट के होते हैं, वहां का ऐसा ही हाइट चल रहा होगा 4.5 फीट, है ना, ऑन एन एवरेज, है ना। तो ऐसे होता है चीजें। ये सब थियोरेटिकल पार्ट है जो अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई हम इस ज्योमेट्रिक मीन की तो बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन है क्या और ये कब काम करता है? तो जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जब भी तुम्हारा हाइट ऑन एन एवरेज किससे ऊपर जा रहा है, 2x से ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे,
वहां पे अरिथमेटिक मीन निकालना बंद कर दोगे। अच्छा, एक और सिनेरियो लेके चलते हैं। आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिए हैं 10th के, और आप लोगों से घर वालों ने पूछा कितने परसेंटेज, कितने नंबर आए, तो आप क्या बोल देते हैं अचानक से, सर 80% आए। ऑन एन एवरेज आपने बात कर दी। अगर 5 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट या 1 लाख सब्जेक्ट या 1 करोड़ सब्जेक्ट थे, तो हर सब्जेक्ट में 80 नंबर आया है मेरा। यही तो बात करी आपने एक टर्म से। होते तो 5 ही सब्जेक्ट है, लेकिन अगर बंदा सोचने पे आ जाए, उसको पता ही ना हो सकता है 1 करोड़ सब्जेक्ट हो, बचपन से पेपर ही दे रहा है ये, तो हर सब्जेक्ट में 80 नंबर लेके आया है ऑन एन एवरेज। यही ये कह रहा है स्टैटिस्टिक की मदद से। आपने स्टैटिस्टिक यूज किया था वहां पे। अगर आप ऐसे बताते कि सर मैथ में 90 नंबर, और फिजिक्स में 80 नंबर, फिर 70 नंबर, फिर 50 नंबर, फिर 100 नंबर, तो उसका समझ में आता। वो स्टैटिस्टिक नहीं है, वो लेमन टर्म है। ठीक है, और हम एवरेज बोलते हैं 80। अब तुम समझते रहो बैठ के। तो फिर वो बंदा थोड़ा और स्पेसिफिक होकर पूछ सकता है कि भाई मैथ में कितना आया, तो तुम बोलते हो 90 नंबर आया था। ठीक है, जो उसके उसको उसको जो वो बंदा इंपॉर्टेंस देता है जिस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेगा तुमसे। ठीक है, लेकिन उसको ओवरऑल तुम्हारा पता चल गया कि 80 नंबर तुम लाए हो, यानी कि तुम एक अच्छे लेवल में एवरेज स्टूडेंट में हो। ठीक है, 40% लाने वाले को एवरेज स्टूडेंट नहीं माना जाता है, फेल माना जाता है उसे। तो खुश मत होना, 80% वाले ही ऑन एन एवरेज चलते हैं, है ना। चलो, हाँ जी सर। हाँ जी, ओके सर, कुछ इमरजेंसी सर। अच्छा, अब जो है, हाँ जी, हाँ पेंट है, सॉरी भूल गया था मैं। याददाश्त कमजोर हो चली है। अब तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा, डोंट वरी। अब जो है, यहाँ पे हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, तो अभी जैसा मैंने बात करी कि 2x से ज्यादा हाइट होगा तो अरिथमेटिक मीन मत निकालना। और अभी मैंने एक एग्जांपल दिया नंबर का, जैसे 100 नंबर का होता है पेपर। वो बच्चा जिसने एवरेज बताया है आपको, वो 100 नंबर, मतलब उसका जो मार्क्स था ना, वो 0 से 100 एक रेंज था फिक्स, कि भाई इसी रेंज में मेरा मार्क्स रहेगा, इससे आगे पीछे नहीं निकलेगा। समझ में आ रही बात। तो जहां पे आपको रेंज पता होता है कि इतना ही रेंज होगा, इससे आगे और पीछे कुछ नहीं होगा, तो आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे। ये दूसरा पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर आप हाइट की बात करोगे, 12 फीट से ऊपर का एंटरटेन नहीं करोगे। आप ही सोचो ना, कभी 12 फीट का बंदा बहुत रेयर देखने को मिलता है, होता है क्या ऐसा। तो आप सबसे अगर मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम हाइट इंसान की कितनी हो सकती है, तो 12 फीट हो सकती है, क्योंकि कोई है चाइना वाइना में, है ना। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। अब ओहो, बार बार यही कर दे रहा हूँ, ये भी क्यों कर रहा हूँ। अब ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, तो सब पिक्चर को इरेज करता हूं मैं। मान लो यहाँ पे एक और इंसान है, और लास्ट क्लास में यही एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कोकोनट ट्री है। ठीक है, ठीक है, ये कोकोनट ट्री है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो 5 फीट है, इसकी हाइट जो है वो 150 फीट है। देख रहे हो ना, हम दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट में एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिमिलर भी होते तो डिसिमिलर रेंज में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिर आ जाता। ठीक है, तो डिसिमिलर रेंज की यहाँ पे सिर्फ बात होगी। स्टैटिस्टिक कहता है डिसिमिलर रेंज। स्टैटिस्टिक ये नहीं कहता कि अच्छा ये तो पेड़ है, ये इंसान है, दो कैटेगोरिकल वैल्यू नहीं है, ये अलग अलग दो क्लासेस हैं, इसमें आप एवरेज नहीं निकाल सकते, ये नहीं कहता स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक कहता है कि देखो यार, एवरेज इनका जो गैप है वो बहुत टाइम ज्यादा है इसका इसके कंपेरिजन में, तकरीबन 30 टाइम ज्यादा है। ये पॉलिसी तो टूट गई ना 2x टाइम वाली। तो यहाँ पे आप कौन सा मीन निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन। राइट, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, तो आपने एवरेज अरिथमेटिक मीन का तो फॉर्मूला देखा, सबको जोड़ के और उतने टर्म से डिवाइड कर दो, है ना। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन कहता है कि ये मान लो एक हमारी हाइट है, ठीक है, ए। इसकी हाइट को क्या मान लेंगे हम, ए। इसकी हाइट को हम क्या मान लेंगे, बी। ए इंटू बी लिखेंगे। कितने एलिमेंट हैं, दो। इस पूरे का पावर जो होता है ना 1/n होता है, तो n की वैल्यू 2। n का मतलब होता है कितने इसके अंदर टर्म है।
ठीक है, तो n की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 टू द पावर क्या है, n है, और n की वैल्यू क्या हमने मानी है 2, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, कल को 3 एलिमेंट हो जाते तो 3 हो जाता, तो क्यूब रूट निकलता। ठीक है, और ठीक है, अगर 4 हो जाता तो बाई क्वाड्रेटिक रूट निकलता। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या है, हमारा डिसिमिलर रेंज है। हम यहाँ पे इसकी बात ही नहीं कर रहे क्लास की, हम डिसिमिलर रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो इस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। सर ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे ही क्यों, इसको तो हमें एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, तो मैं एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इसी पे एक एग्जाम्पल तुम लोग को बताता हूं। देखो 5 + 150 अपॉन 2 करोगे तो ये अरिथमेटिक मीन है। ये कितना आंसर दे देगा हमें, 77 आई गेस 5, यही देगा कुछ, यही देगा ना, 77.5। हाँ 75 75 150 और 2.5 2.5, हाँ ठीक है, 77.5। ये कह रहा है कि इस इंसान की हाइट, अगर कोई बंदा पूछे अच्छा जिसका एवरेज तुम मुझे बता रहे हो, उन सब की हाइट ऑन एन एवरेज इतनी होगी, इंसान की हाइट तो इतनी नहीं होती ना। तो इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर, देखो एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रिसाइज करने की बस बात कर, थोड़ा सा और सटीक करने के लिए हमने क्या निकाला, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला। ठीक है, और रूट में डाल दिया। इसका जब ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो रूट से बाहर क्या आता है, पेयर्स आते हैं, तो 15 या 45, 15 नहीं 50, 50 50 दिया, आंधा 50 30 30 6 5 है 30। ठीक है, तो ये 5 बाहर आ गया, और 6 5 है 30। 30 मत करो इसको, इसको एक काम करो 3 2 6 कर लो, लेकिन आएगा ही नहीं यार ये। अच्छा 30 का रूट कितना होता है, 7 28, कुछ ऐसा आएगा, मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, 5 से। तो 7 5 35 हुआ ना, 35 के आसपास कुछ होगा अप्रोक्स में, अभी निकाल कर दिखाऊंगा इसको। तो 77.5 एक इंसान की हाइट बताओ, और 35 फीट बताओ, किस कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है इन दोनों में। तो इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा रहा है, और कुछ नहीं रीजन है। स्टैटिस्टिक कहता हम थोड़ा और प्रिसाइज करेंगे उस चीज को। ठीक है, तुम 77 पहले कह रहे थे, वो गलत था, बहुत गलत था, एरर ज्यादा थी, है ना। इससे काम तब भी चलाया जा सकता है, इसके कंपेरिजन में ऑलमोस्ट आधा है ये, है ना, आधा से भी कम है ये, तो इससे काम तो चला ही सकते हैं। एक्यूरेट नहीं बता रहे तो क्या वो प्रिसाइज तो थोड़ा सा हुआ, यही बताता है ज्योमेट्रिक में। प्रिसाइज करने के लिए हम एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है एक और एग्जांपल देखो, ये एक कार है, 3 नंबर रूम नीचे, कौन सा सर की क्लास है, हाँ नीचे 3 नंबर। ये एक कार है, और ये एक और कार है। ठीक है, ये दोनों नोएडा से कहाँ जा रहे हैं, मान लो लखनऊ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी है 50 किलोमीटर पर आवर। मुझे जरा आप लोग बताओ, अगर मैं इनका एवरेज आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के और डिवाइड कर दोगे 2 से, यही तो करते, नहीं ऐसे इसका एवरेज नहीं निकलेगा। स्टैटिस्टिक में ही बताया गया है, जब दो यूनिट एक दूसरे को डिवाइड करती हैं तो उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज हो रहा है, जैसे बाइक किसके पास है, कितना एवरेज दे रही है, कितना एवरेज दे रही है, 50 सर, 50 किलोमीटर पर लीटर रेट ऑफ चेंज हुआ ना। उसी तरह से 1 घंटा में कितना, 100 किलोमीटर रेट ऑफ चेंज है ना। रेट ऑफ चेंज कुछ का भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज टाइम का भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज पेट्रोल का भी हो सकता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज का मतलब डिवाइड होता है, सिंपल, इसको कहने का एक तरीका है। ठीक है, अच्छा, तो सर इन दोनों को अगर हम देखें
तो इन दोनों का एवरेज निकालना है, और रेट ऑफ चेंज हो रहा मतलब दो यूनिट एक दूसरे को डिवाइड करे और सिमिलर हैं दोनों एक दूसरे के। डिसिमिलर में मत जाना, सिमिलर में जाना, एक ही जैसे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो सर इन दोनों का एवरेज निकालना कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हार्मोनिक मीन का यूज किया जाता है। कौन सा? हार्मोनिक मीन, जिसको आप स्कूल में HM भी कहते थे, और ज्योमेट्रिक मीन को GM कहते थे, और अरिथमेटिक मीन को AM कहते थे, ठीक है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पहली वैल्यू 100 प्लस 1 अपॉन दूसरी वैल्यू 50 और ऊपर n। n का मतलब कितने यूनिट थे? तो दो सर, ये एक था स्पीड और ये दूसरा स्पीड था, दो थे तो 2। इससे निकलेगा जब भी रेट ऑफ चेंज की बात होगी, और सिमिलर रेट ऑफ चेंज का एवरेज निकलेगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया सबको? आगे देखते हैं। अब मैं सब तरह के मीन को निकाल के दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, एक ही तरह के डेटा पे, जो मैंने लास्ट क्लासेस में भी करी, वीडियोस अपलोड करी थी कुछ, है ना। तो a इज इक्वल टू लेट्स से एक 6 है, और b इज इक्वल टू लेट्स से एक 4 है। अगर इन दोनों का एवरेज निकालोगे आप, तो एवरेज निकाल के क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा, क्योंकि दोनों को ऐड कर लोगे। ओके, तो इस काम को करने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक के अंदर एक पाइथन ने मॉड्यूल बना रखा है, एक किताब बना रखी है मॉड्यूल, जिसको मॉड्यूल पैकेज पढ़ाया था ना, ऐसा बना रखा है, जिसका नाम स्टैटिस्टिक ही दिया गया है। उसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने का अच्छा तरीका माना जाता है ऊपर, सबसे ऊपर लिखो जिसको इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट स्टैटिस्टिक आ गया ना, स्टैटिस्टिक्स। ये मॉड्यूल है, अब इसको बार बार लिखना पड़ेगा अगर ऐसे इंपोर्ट करोगे तो, और इसके सारे टूल को हमें यूज करना है, तो एज करके एस लिख दो, अलाइसिंग कर दो छोटा नाम। अब यहाँ पे एस डॉट टैब को प्रेस करोगे और यहाँ पे मीन लिखोगे, तो ये जो मीन है ये अरिथमेटिक मीन है। ये जो मीन है ये अरिथमेटिक मीन है। ये कहता है देखो, जितनी भी तुम्हारी वैल्यूज है उसको एक टपल के अंदर पास कर दो। अगर 10,000 वैल्यू होती, 1 करोड़ वैल्यू होती, वो भी पास कर दो कोमा लगा लगा के, हम उसका एवरेज बता देंगे तुम्हें, ठीक है। मतलब ये इंटरनली कौन सा फॉर्मूला चला रहा है बैठ के? a+b, और इस पूरे को डिवाइड करना है किससे? तो इसको लिखने का तरीका है l लेन ऑफ व्हाट, a+b, एक टपल में डाल दो। ये इसको निकालने का तरीका है, ठीक है। ओके, तो इसको जब चलाओगे तो ये तो एरर बता रहा है। ये क्या हो गया? अच्छा, कॉमा लिख दिया ना, यहाँ पे कॉमा मत लिखो, बस यहाँ ये आ रहा है ना वही। तो ये फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी काम को करने के लिए हमारे स्टैटिस्टिक के अंदर ये सब दिया गया। देखो, तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। पाइथन मैंने इतना सिखाया है कि तुम फंक्शन अपना बनाओ, तुम देखोगे कैसे एवरेज लिखा जाता है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ अपना एवरेज कैसे बनाते हैं। तो एक फंक्शन बनाओ माई मीन करके, ठीक है, और इसके अंदर तुम एक आर्गुमेंट लोगे, और वो आर्गुमेंट मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करेगा। एस्ट्रिक एन याद है ना? एस्ट्रिक एन एक टपल बना लेता था इंटरनली, क्योंकि आपके मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। तो अब आप क्या करोगे? अब आप उस सभी वैल्यू को ऐड करोगे एक के नाम के कंटेनर में, जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, ऐसे आईब्रो मत बनाओ। फॉर आई इन एन, के इज इक्वल टू के प्लस आई, ये सब आई में के में जाके ऐड हो जाएंगी। और अगर के में ऐड हो गई तो सारी वैल्यू एक बार एक्यूमुलेट हो जाएंगी एक जगह पे। अब उस के को डिवाइड कर दो किससे? लेन ऑफ एन, और इसको क्या कर दो? रिटर्न कर दो, ये तुम्हारा आंसर होगा। चलो माई मीन को देखते हैं। माई मीन के अंदर a, b डाल दो। आ रहा है क्या? आ रहा है ना? ये सब हमने पढ़ा है। बताओ, तुम लोगों ने लिटरल की मदद से एम्प्टी इंटीजर बनाना सीखा है? लिटरल की मदद से एम्प्टी इंटीजर, इंट पैरेंथेसिस, और के a इज इक्वल टू 0, लिटरल थे ना वो। ये लिटरल किसका है? इंटीजर का। तो हमने लिटरल एक बनाया एम्प्टी। क्यों बनाया? क्योंकि आई की वैल्यू
एक टपल में से आ रही है। जब ए और बी पास किया तो ये इंटरनली किस फॉर्म में गया, उसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूं मैं, टपल की फॉर्म में गया है। देखो 6 4 गया है ना। तो ये टपल के अंदर से हम एक एक वैल्यू को निकाल रहे हैं, आई में और के में ऐड करते जा रहे हैं और के को ही अपडेट कर रहे हैं। जब पूरी हमारी वैल्यू खत्म हो जा रही है एन के अंदर की, तो हम के को डिवाइड कर दे रहे हैं लेंथ ऑफ एन से, कितने एलिमेंट है वो निकाल कर उसे डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, और वो हमारा क्या निकाल के दे रहा है, एवरेज। हाँ, सागर सर क्यों बुला रहे थे अभी? हाँ? कौन सा कनेक्टर? अरे सर लेके गया ना वो हाँ हाँ, पुष्पेंद्र लेके गया, तुम ही लो। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब इसी तरह से हम हार्मोनिक सॉरी ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं। इसी डेटा पे मैं निकाल कर दिखाना चाहता हूँ डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसके अंदर भी टपल पास करो, ए कॉमा बी। ये देख रहे हो, ये दूसरा एवरेज है जिसके लिए फॉर्मूला कुछ अलग थे। उसी तरह से हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन के अंदर आप फिर से टपल के अंदर ही क्या पास करो, ए बी। हम सेम डेटा पे देखो 3 तरीके के अलग अलग मीन देख रहे हैं, देख रहे हो ना। ये डिफरेंस था स्टेटिस्टिक की मदद से हमने जो देखा। ठीक है, चलो देखो सबसे ज्यादा एक्यूरेट तुम्हारे सिनेरियो पे, इसीलिए सिनेरियो समझाया था पहले मैंने। रेट ऑफ चेंज की जब बात होगी तो एक्यूरेट कौन होगा? अगर डिसिमिलर रेंज है तो कौन होगा? और जब रेंज सेम है तो कौन होगा? सिनेरियोज। सबसे ज्यादा एक्यूरेट सिनेरियो पे डिपेंड करेगा किस तरह का सिनेरियो है हमारा। ठीक है, इसमें समझ चुनने लगना कि कौन एक्यूरेट है। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड काम कर रहे हैं। ओके, डिसिमिलर होगा तो नहीं निकालेंगे, नॉर्मल वाला एवरेज निकालेंगे, और डिसिमिलर होगा तो भी इसी से निकालना तब भी। ठीक है, लेकिन डिसिमिलर होगा ही नहीं, कोई डिसिमिलर कंपैरिजन नहीं होता है, वो नहीं होता है, रेंज नहीं निकलता है। वो हमने इंसान और पेड़ का इसलिए तो मैं रेंज निकाल के दिखाया क्योंकि वो डिसिमिलर एक सोचने वाली बात थी, समझ में आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन कभी भी तुमसे जब एवरेज पूछा जाएगा तो डिसिमिलर नहीं दिया जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर दिया भी जा रहा है तो आप कर देना। ठीक है, आप इस बात को बस ध्यान में रखना कि रेट ऑफ चेंज हो रहा है कि नहीं, तो हार्मोनिक मीन निकलेगा। आप इस बात का याद रखना कि डिसिमिलर रेंज है कि नहीं, जो बताया है उतना ही ध्यान देना है। सिमिलैरिटी है डिसिमिलैरिटी है वो मत देखने लगना। ठीक है, ओके। अब जो है मीडियन की बात करेंगे। मीडियन क्या है?